हेलो जैन साथियों, भाई राम राम भाई, सारे भाई ने कैसे हो दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में। कुछ उसके बारे में आज इंपॉर्टेंट बात करेंगे, अपने उसकी वैकेंसीज के बारे में भी थोड़े रफ आइडिया लेके चलेंगे, कट ऑफ वगैरह के बारे में भी, और थोड़ी अपनी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, अभी क्या लेवल रखना चाहिए तैयारी का, अभी किन गलतियों से बचना चाहिए, ताकि हम फाइनल सिलेक्शन में हमारा दिक्कत नहीं है, हम कट ऑफ को आसानी से क्लियर कर लें। उन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सारे कैंडिडेटों के मन में एक ही सबसे ज़्यादा डाउट चल रहा है कि भाई वैकेंसी कितनी आ रही है, कितनी नहीं आ रही है। देखिए दोस्तों, मैं इसका सीधा तरीके से जवाब देता हूँ कि आपको इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कितनी वैकेंसी आ रही, कितनी नहीं आ रही है। आप क्या, एक कल एक बंदा है जो क्या 10,000 वैकेंसी लेगा, या अकेला बंदा 5,000 सीट रोकेगा? आप बताओ मुझे, क्या आप अकेले बंदे 5,000 सीट रोक सकते हो? नहीं रोक सकते ना। आपको तो सिर्फ अपनी एक सीट चाहिए। अब वो एक सीट कैसे आ सकती है आपकी? वो आपकी अपनी तैयारी के बेसिस पे आ सकती है, यानी आपकी तैयारी काफी अच्छे से होनी चाहिए। तो आपको एक सीट के लिए लड़ाई करनी है भाई, आपको 10 सीट के लिए लड़ाई नहीं करनी है। अब दूसरी बात है दोस्तों वैकेंसी की। वैकेंसी काउंटिंग कैसे होती है? अभी जो आरटीआई की रिप्लाई आ रहे हैं, आप देख रहे हैं 1400 वैकेंसी बता रहे हैं, किसी में 2500 आ रही है, किसी में 3000 भी नहीं बता रहे हैं। तो ऐसे मतलब काफी रूमर्स हो रहे हैं, कुछ आरटीआई की रिप्लाई भी आ रहे हैं, रूमर्स की बात नहीं, आरटीआई की रिप्लाई भी आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, वैकेंसी का कुछ ऐसा है कि वो लेटेस्ट डाटा कब से काउंट करते हैं, वो लास्ट डाटा उन्होंने काउंट किया होगा, मैक्सिमम 3000 की समथिंग वैकेंसी बता रहे हैं कि वो 17 उसमें दिखा रहा आपकी 17 जनवरी तक। बट लेकिन वो डाटा आपका होता है मैक्सिमम 31 दिसंबर तक, या फिर वो डाटा काउंट करते हैं आपके मार्च 31 मार्च तक। तो हो सकता है कि वो डाटा मेरे हिसाब से आपकी 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक का हो। अब उसमें क्या होता है, हर साल दिल्ली पुलिस में इतने डिस्ट्रिक्ट यूनिट हैं, यानी इतना लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत, आप देख सकते हैं डेली लॉ एंड ऑर्डर में इतनी ड्यूटियां लगती हैं आपकी, तो उसमें बहुत ज्यादा स्टाफ की जरूरत है। तो अभी जो रिक्रूटमेंट पद में खाली हैं उसमें काफी पद खाली हैं, तो मेरे हिसाब से मिनिमम ना चाहते हुए 3500 से 4000 वैकेंसियां तो जरूर आएंगी। बाकी मैं बताऊं, आपको उम्मीद है मेरे को 4000 से 5000 के बीच आपको वैकेंसी देखने को जरूर मिलेंगी। बट ना भी लेके चलें तो आपको 3500 वैकेंसियां तो जरूर देखने को मिलने वाली है, इससे कम वैकेंसी आपको देखने को लिए नहीं मिलेगी। मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहा हूं ओनली, सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इतने पद देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपके इतने तो डिस्ट्रिक्ट यूनिट हैं, हर महीने आपके इतने बच्चे रिटायर होते जा रहे हैं, हर महीने आपके इतने पुलिस पर्सन है जो रिटायर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पुलिस पर्सन है जो रिटायर होते जा रहे हैं। तो वो सीट जो वैकेंट होएगी, आपका जब जुलाई तक का मिनिमम तो आंकड़ा लिया जाएगा, तो उन सीटों को कौन भरेगा? यानी जो नए बच्चे आने वाले हैं वही तो उन सीटों को भरेंगे। तो मेन दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है, आपको सबसे ज्यादा इस चीज से लेकर डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको सिर्फ अपनी एक सीट चाहिए, उसको अपने क्लियरली फोकस करना। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए तो उस पर फोकस रखो, ज्यादा चीजों पर भटकने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं अपन कि भाई अभी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के दौरान अभी क्या सावधानियां रखनी है और किन चीजों से अभी गलतियां नहीं करनी है। देखिए दोस्तों, आपको पता भी वैकेंसी आपके सितंबर अक्टूबर में आ रही है, सितंबर के समथिंग आपकी वैकेंसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं ऑनलाइन। अब आपके एग्जाम है जो कि नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं, फरवरी का महीना आपके पास चल रहा है, लगभग 10 महीने तो आपके पास मिनिमम बचे हुए हैं। तो इस 10 महीने के अंदर आपको इस तरीके से तैयारी करनी है, आपका सिलेबस है जो आपको पता है, आपने जो बैच भी खरीदा है आपको सब चीजें पता चल गई है। मेरा सिलेबस ये है भाई, मेरा बैच इस बच्चे से मैं लेने वाला हूँ, यहाँ क्लासेस करने वाला हूँ, बुक वगैरह भी डिसाइड कर ली होगी, टीचर भी आपने डिसाइड कर लिया हो। जिस बच्चे ने अगर अभी तक ये चीजें डिसाइड नहीं की है तो इसका मतलब वो बच्चा काफी पीछे है और वो सिलेक्शन की रेस में अभी बाहर है। तो भाई जिस भाई ने भी अभी तक अगर ये चीजें सेलेक्ट नहीं की है तो इससे बेस्ट टाइम आपके लिए कभी नहीं आएगा। अब जो टाइम है आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है, आप बिल्कुल सेलेक्ट करने का टाइम है। तो आप अपने आप को सेलेक्ट कर लो कि मेरे को इस बुक से पढ़ना है, मेरे को इस टीचर से पढ़ना है। बुक के लिए, टीचर के लिए मैंने पर्सनली ऑनलाइन किससे पढ़ना है, यूट्यूब से, इसके अलावा पेड बैच किसका खरीदना है, मैंने सब चीजें की डिटेल स्ट्रेटेजी भी आपके लिए बना रखी है। तो आप उस तरीके से उसको जाकर भी देख सकते हैं। बाकी मैं दोबारा बता रहा हूं, अपने जीके के लिए किरण वगैरह की बुक फॉलो करो, पीवाईक्यू वगैरह की बुक लेके आओ, स्टैटिक जीके के लिए नवीन सर की बुक लेके आओ, क्योंकि इसमें जीके का पोर्शन ज्यादा है। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस भी किस पे करना है, जीके वाले पार्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि 50 नंबर की आपकी जीके आ रही है, 10 नंबर की आपकी कंप्यूटर आ रही है। तो ऐसे ही सब्जेक्ट को सभी को टाइम देना जरूरी है। बट लेकिन आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट ज्यादा कौन सा हो सकता है, 60 नंबर का आपका जीके का पार्ट है, सिलेक्शन दिलाएगा तो ये पार्ट दिलाएगा। बाकी मैथ रीजनिंग आपकी जितनी अच्छी होगी, मैथ रीजनिंग भी आपकी 40 नंबर की आ रही है। तो दोस्तों उसमें एक मेन चीज ध्यान रखने की ये बात है कि 40 में से आप टारगेट रखें मेरे 35 प्लस स्कोर आ जाए। क्योंकि अगर आप एक रफ आइडिया लेके चले 70 के समथिंग यूआर ओबीसी कैंडिडेट को मिनिमम रो स्कोर करना है। अगर कोई कैंडिडेट 35 नंबर अगर यहीं से मैथ और रीजनिंग से ले आता है तो यानी अब उसके अगले 60 में से कितने नंबर चाहिए, 35% नंबर, 35 नंबर चाहिए आपको।
अब वो 35 नंबर देखिए आप मिनिमम 10 में से 5 से 6 नंबर कंप्यूटर में आसानी से ले सकते हो। अब लगभग 30 नंबर आपको चाहिए किसमें, जीके में। तो 30 नंबर तो आप जीके में दोस्तों ला सकते हो। अभी 10 महीने की तैयारी है। काफी बच्चे अभी कमेंट भी करते हैं सर मैं फ्रेशर हूं, अपनी तैयारी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल भाई, अभी 10 महीने आपके पास बचे हुए हैं, आप बिल्कुल तैयारी कर पाओगे। बट वो ललक होनी चाहिए, वो झिझक होनी चाहिए आपके अंदर, वो जज्बा होना चाहिए कि भाई मुझे इस बार जो आपकी वर्दी है वो लेनी है तो लेनी है। तो वो आपकी ललक आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपने टीचर जिससे ले रहे हैं उस पर भरोसा होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने कट ऑफ का रफ आइडिया लेके चलेंगे तो मैथ रीजनिंग में 35 नंबर का स्कोर का टारगेट लेके रखें, और इसके अलावा और चीजों पे अपने जीके में 30 नंबर से प्लस का टारगेट लेके चलें। तो 30 नंबर आपको स्कोर करना है, तब जाके यू आर ओबीसी कैंडिडेट 70 रो स्कोर कर पाएगा, जिसका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 75 तक कट ऑफ वेरी कर सकती है। तो आपके 2-4 नंबर तो लगभग सभी शिफ्टों में इंक्रीज हो ही जाते हैं। तो इस तरीके से अपने स्कोर को डिवाइड करें, जीके वाले पार्ट को अच्छे से लेके चलें। एक दोस्त जिन बच्चों ऐसा लगता है कि मैं जीके में कॉन्फिडेंट हूं, जीके दोस्तों ऐसी चीज है जिसपे आप कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते कि भाई मेरे क्लियरली 40 नंबर आ जाएंगे, 35 नंबर आ जाएंगे, 30 भी आ जाएंगे। वो दोस्तों आपकी किस्मत है, आपकी शिफ्ट डिपेंड करती है, आपकी तैयारी भी थोड़ी बहुत डिपेंड करती है। बाकी स्टैटिक जीके वगैरह पार्ट आपको पता होना चाहिए, भाई स्टैटिक जीके में मेरा क्या पोर्शन सबसे ज्यादा आता है। जैसे आपके डांस वगैरह के क्वेश्चन 50 में से 2 से 3 क्वेश्चन आप किसी भी शिफ्ट को उठा के देख लेना, 2 से 3 क्वेश्चन आपके डांस के जरूर आते हैं। इसके अलावा डांस से रिलेटेड कौन कौन व्यक्ति हैं उससे भी आते हैं। आपके स्पोर्ट्स में क्रिकेट, कबड्डी और बैडमिंटन वगैरह इनसे खेल जो खिलाड़ी खेलते हैं उनके बारे में, हाल में कौन रैंकिंग में कौन अच्छा चल रहा है या कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसने किसके साथ मैच जीता, मैन ऑफ द मैच कौन रहा है। तो क्रिकेट और कबड्डी का संस्करण किसने जीता है आईपीएल वगैरह का, जैसे पीकेएल वगैरह प्रीमियर कबड्डी लीग होती है, तो इनका संस्करण किसने जीता है। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन ये हो गई, इसके अलावा आपके 1 से 2 क्वेश्चन जनजाति से रिलेटेड मिल जाते हैं, तो लगभग 7-8 क्वेश्चन हो गए आपके, 8 से 9 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। इसके अलावा स्टैटिक जीके के और भी आते हैं आपके, पार्क वगैरह के पूछ लिए जाते हैं, आपके नेशनल पार्क कौन से हैं, क्रिकेट स्टेडियम कौन से हैं, फुटबॉल स्टेडियम कौन से हैं, इसके अलावा किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, उन चीजों के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऐसे 12 से 13 क्वेश्चन है जो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम में उठ के आ रहे हैं और इसका मैटर ज्यादा है। ऐसे पॉलिटिकल में आपको पता है कि मुझे अनुच्छेद सारे रट के जाने हैं, एग्जाम में जरूर एक तो एक वरना मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आर्टिकल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आपको 2 क्वेश्चन पॉलिटिकल अनुच्छेद पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा आजकल मेडिवल हिस्ट्री ज्यादा या मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा पूछी जा रही है, तो उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो ये चीजें दोस्तों आप पीवाईक्यू सोल्व करो, ये अभी से नोट करो। अगर आप अभी से नोट नहीं कर पाओगे ये चीजें तो आप लोगों से पीछे रह जाओगे। तो ये चीजें जब तैयारी कर रहे हैं तो अपने को पहले से पता होनी चाहिए कि भाई इस चीज का सिलेबस ये है और इन चीज के टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक है ये ज्यादा है। तो वो चीजें आपको अभी से पता चल गई तो आप उन चीज की अच्छे से तैयारी कर पाओगे, एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इस तरीके से जीके तैयार करो। इसके अलावा मैथ रीजनिंग की दोस्तों बात करते हैं। मैथ रीजनिंग में क्या गलती नहीं करनी है, मैथ में ये है कि दोस्तों अपनी कैलकुलेशन को स्पीड बढ़ाने पे ज्यादा ध्यान दो, वो टॉपिक ज्यादा करो जो अभी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी कर सके। अब मैथ में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, आपकी 15 नंबर की मैथ आने वाली है। अब उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से आपके ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे आपके समय और कार्य हो गया, उसका 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। टाइम एंड डिस्टेंस का भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। प्रॉफिट लॉस के 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। परसेंटेज का भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। एसआई एंड सीआई के भी 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, एक एसआई का मिल जाएगा या सीआई का मिल जाएगा या दोनों ही सीआई के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ऐसे और मेंसुरेशन का भी 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको 7 से 8 टॉपिक बताए हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 में से लगभग 12 क्वेश्चन लगभग इन्हीं से आ जाते हैं, बाकी एवरेज से भी आ सकता है, कोई अलग जो टॉपिक रह गए आपके रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह, मिक्सचर एलिगेशन वगैरह, वहां से भी आपका पूछा जा सकता है। बट स्कोरिंग सब्जेक्ट आपकी स्कोरिंग टॉपिक है मैथ में वो ज्यादा है। तो मैथ में आपको क्या करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो आपको चैप्टर लगता है मेरा वीक है उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो इन चीजों को ध्यान रखो, अपने स्कोरिंग सब्जेक्ट यहां से बढ़ाओ, उन चीजों को नोट कर लो, भाई मेरा वीक टॉपिक ज्यादा ही है, मुझे यहां ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता है, तो उन चीजों पर सुधार करो। बाकी सब चीज ठीक चल रही है, अपनी डेली प्रैक्टिस करो भाई, डेली टारगेट बनाओ कि मुझे 100 से 200 क्वेश्चन डेली मैथ के लगाने हैं तो लगाने हैं। तो इस तरीके से अपने मैथ के टारगेट बनाओ। अब रीजनिंग की बात करते हैं दोस्तों। रीजनिंग में भी आपको क्या चीजें करनी है, रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन लगाने आपको। आपने एक बार टॉपिक वाइज बुक से कर लिया, किरण वाली बुक से, अरियंत वाली बुक से या पीवाईक्यू लगा लिए। बाकी ये रेलवे के, एसएससी के जितने भी सीजीएल सीपीओ जिनके भी एग्जाम होते हैं, जीडी वगैरह के, सबके पीवाईक्यू लगाओ। रीजनिंग में वही सफिशिएंट है, मैथ रीजनिंग के पीवाईक्यू लगाते रहो। पीवाईक्यू लगाने से आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाएगी, एक तो कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, क्वेश्चन की टाइमिंग पता चला जाएगी, क्वेश्चन लेवल किस टाइप का रहा है वो पता चल जाएंगी। तो ये सब चीजें जानकारी इकट्ठा कर पाओगे आप। तो जिसकी जितनी ज्यादा हो उसके मैथ रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करो। रीजनिंग अगर मैथ के आप 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो रीजनिंग के 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो।
रीजनिंग को भी अच्छे से स्पीड में लगाने की कोशिश करो, उसमें अच्छी स्पीड बनाने की कोशिश करो, ताकि मैथ और आपकी जीके में थोड़ा जिसमें अच्छे से अपने उसको टाइमिंग दे पाएंगे एग्जाम में, तो उन चीजों को अच्छे से टाइमिंग दे पाएंगे, जो हमारा वीक चीजें हैं उनमें अच्छे से पढ़ पाएंगे, और वहां प्रैक्टिस ज्यादा टाइम मिलेगा तो प्रैक्टिस करके उस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा आपको उनमें ज्यादा से ज्यादा अपने फोकस करना है मैथ रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस के। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप देखना खुद आपकी दोस्तों स्कोरिंग ज्यादा बढ़ते जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मॉक टेस्ट वगैरह का भी लगाने का तरीका है कि मॉक टेस्ट किस तरीके से लगाएं। अपने मॉक टेस्ट लगाने का दोस्तों ये है कि अभी मॉक टेस्ट आप चैप्टर वाइज लगाएं। मैंने काफी वीडियो में आपको बताया, आपको फिर बता रहा हूं। मॉक टेस्ट का सबसे ज्यादा ये है कि आपने चैप्टर वाइज टेस्ट लगाओ। अभी जो टॉपिक करे उसी टॉपिक के चैप्टर क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन लगाते रहो। चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाने से आपको पता चल जाएगा मेरा ये टॉपिक अच्छा हुआ या नहीं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं जो मुझे अभी सीखने बाकी हैं। मैथ रीजनिंग जी के सभी में से करते रहो। फिर उसके बाद जब टॉपिक आपका 70 से 80% सिलेबस खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद आप अपने फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो इस तरीके से मॉक टेस्ट वगैरह की तैयारी करो, अपने आप को मोटिवेट रखो, डेली तैयारी करो, अपने डेली टारगेट बनाओ। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप 5 दिन स्टडी अच्छे से कर रहे हो, छठे दिन आप स्टडी टेबल से गायब रहते हो। तो इस तरीके से ये चीजें नहीं रखनी है आपको। आपको डेली टारगेट बनाने हैं, मेरे को डेली प्रैक्टिस करनी है। अपने सुबह उठते ही 6 बजे अपने प्लानिंग जिस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाया है उस हिसाब से अपनी प्लानिंग बना लो कि भाई मुझे सुबह 6 बजे उठना है, मुझे 2 घंटे मैथ सोल्व करनी है, 3 घंटे जीके पढ़नी है, 1 घंटे करंट अफेयर करनी है, इसके अलावा 3 घंटे रीजनिंग सोल्व करनी है, 1 घंटे कंप्यूटर को भी देना है। तो ऐसे अपनी चीजें प्लानिंग डेली बना के रखो। फिर वीकली प्लानिंग बना के रखो, वीक में मुझे ये चीजें करनी है, इस वीक में ये सब्जेक्ट का इतना टॉपिक खत्म करने हैं। ऐसे मंथ का डिवाइड कर लो और मंथ तक आपको पता चल जाना चाहिए कि मुझे अगले 5 से 6 महीने में अपना सिलेबस खत्म करना है। और जब एग्जाम होएगा अगले से 4-5 महीने जो मेरे पास बचने वाले हैं उनमें मुझे 2 से 3 बार अपना रिवीजन करना है। दोस्तों रिवीजन करना उतना ही जरूरी है। अगर रिवीजन आप अच्छे से 2-3 बार नहीं कर पाओगे तो आपकी चीजें अच्छी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि पहली बार में सारी चीजें हमारे से क्लियर नहीं होती है। रिवीजन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उन चीजों की, वो चीजें आपके लिए उतनी अच्छी होती चली जाएंगी। तो सबसे ज्यादा है कि अपना रिवीजन पे भी फोकस करना है। तो इस हिसाब से प्लानिंग करो कि मेरा 5 से 6 महीने 7 महीने में अपना सिलेबस खत्म हो जाए, जो अगले 4-5 महीने बचे एग्जाम होने में, तो मैं उनका अपना रिवीजन में समय दे पाऊं। तो जो चीजें मुझे गलती रह गई हो, मेरे से छूट गई हो, उनको भी समय दे पाऊंगा, और बाकी चीजें जो मेरी वीक टॉपिक है उनको भी अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ये सारी गलतियां नहीं करनी है। वैकेंसी पे भी ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है। अपने आप को बढ़िया तरीके से तैयार रखो, अच्छे से तैयार रखो। आपके लिए वर्दी जरूर इंतजार कर रही है, आपको वर्दी इस बार लेनी है तो लेनी है। एक ही सपना होना चाहिए आपका दिमाग में, दिन और रात एक ही चीज होनी चाहिए कि भाई मुझे वर्दी पहननी है, अगले साल तो पहननी है। वैसे भी 8वां वेतन आयोग आपका लगने वाला है। तो दोस्तों स्टार्टिंग में ही सैलरी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो सैलरी आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो जो चीज मोटिवेट करती है उन चीज से मोटिवेट हो, बाकी चीजों पर डिपेंड मत करो कि वैकेंसी कितनी आ रही है कितनी आ रही है। आपके लिए एक ही वैकेंसी काफी है। तो इस तरीके से अपनी तैयारी करो, बाकी सब चीजें आपके पक्ष में आएंगी। इसके अलावा भी दोस्तों आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को।